फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को मूव करवाएंगे और उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना है और आपको कैलकुलेट करना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है एक तरह से। देखो एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं अपन। मान लो कि किसी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, इनिशियली चार्ज है Q, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से एक्स जेड प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगी और एक्स और जेड एक्सिस को मिलाने वाला ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन से प्लेन में मूव कर रहा है? देखो बोर्ड पे कुछ लिमिटेशंस हैं कि मैं आप यहाँ पे एक्स जेड प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकता। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगी और जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे टेढ़ा जा रहा है ऐसे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल के ऊपर। ये मान के चल रहे हैं अपन। तो एक सिंपल केस अपन ने लिया है। क्या केस है? कि एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर है। ये एक सिंपल केस लिया अपन ने। अच्छा, ये एक जनरल केस लिया मैंने। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90, 0, 180, 270, 270 तो नहीं बोलेंगे, 90 बोलेंगे उसको, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल देखना है। तो 0 से लेके 180 तक कोई भी एंगल हो सकता है। तो एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले में फिर आप वैल्यूज पुट करके थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो कि कितना फोर्स लगेगा। तो इस वाले केस को स्टडी करना है। देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर मुझे ये पता करना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, तो पहले तो मैं ये सोचूंगा कि फोर्स लगेगा क्यों भाई, फोर्स लगने का कोई रीजन तो होगा। तो रीजन क्या है यहाँ पे? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लोग, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव कर रहा है। अगर ये मूव करेगा, अगर ये रेस्ट में होता तो ये भाई कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। और ओरस्टेड ने क्या बताया कि जब भी किसी भी चार्ज कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल रहा है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओरस्टेड ने ये बोला कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जब ये मूव करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे दो मैग्नेट्स को आप पास पास रखो, क्या होता है? दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। उसी तरीके से ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए ना यहाँ पे। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए जरूरी नहीं कि वायर में ही करंट फ्लो हो। अगर एक चार्ज पार्टिकल हवा में, भाई हवा के अंदर भी ऐसे जा रहा है, तो मूविंग चार्ज क्या करेगा? एक करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे जैसे वो मूव करेगा एक करंट भी साथ साथ प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लगा क्योंकि ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। किसकी वजह से? करंट की वजह से। और करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? इसके मोशन की वजह से। अगर ये रेस्ट में होता, रुका हुआ होता है, यहाँ पे बैठा हुआ होता है ओरिजिन पे, तो कोई भी करंट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाता। फोर्स तभी लगेगा जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब पहली चीज ये पता करनी है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, उसका इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है, क्या वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा। भाई चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, और ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा वो है चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड।
इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये छोटा सा चार्ज है तो मूव करते टाइम ये छोटा सा करंट प्रोड्यूस करेगा, और थोड़ा सा अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, और थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे वो भी कम लगेगा। ये तो आपको पता ही है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अगर चार्ज पार्टिकल छोटा है तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, क्यू की वैल्यू कम होगी तो करंट कम प्रोड्यूस होता है, करंट कम प्रोड्यूस होगा तो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा, और कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कम फोर्स लगा पाएगा। इसको ऐसे समझ लो जैसे एक मैग्नेट है आपके पास, उसके पास में एक वीक मैग्नेट लेके जाओ तो वो कम अट्रैक्ट या रिपेल होगी, लेकिन दूसरी मैग्नेट भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बात यहाँ पे है। तो हमने सिंपल सा यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है वेलोसिटी और ये एंगल थीटा, इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिपेंड करेगा, तो इनको एक साथ समझते हैं अपन। ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट करेंगे। कितने कंपोनेंट करने हैं? इसके दो कंपोनेंट करेंगे। पहला जो कंपोनेंट है वो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होगा। ये वाला जो कंपोनेंट है वी का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर आएगा ये क्या आएगा, वी साइन थीटा। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि v cos थीटा और v sin थीटा में से कौन सा कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या दोनों ही होंगे या दोनों ही नहीं होंगे, वो तीनों चीजें अपन चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करके देखा। हमने इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया विद वेलोसिटी v। हमने देखा जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है, और इसकी ना तो स्पीड चेंज हुई ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता तो या तो इसकी स्पीड चेंज होती, भी फोर्स लगता तो या तो स्पीड बढ़ती, अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता तो स्पीड बढ़ जाती, उल्टा लगता तो स्पीड कम हो जाती, और अगर मान लो स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही तो कम से कम डायरेक्शन चेंज होती। कुछ तो फर्क होता है फोर्स का, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने इसको उल्टा भी थ्रो करके देखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, अगेन सेम चीज देखने को मिली, मतलब ये उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलता चला गया, मतलब इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल कर रहा है ये, तो फिर फोर्स क्यों नहीं लगा? देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे दो मैग्नेट्स है, सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट मान लो, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। अगर मैं इसके सामने की तरफ दूसरी मैग्नेट को रखता हूँ, यहाँ पे मैंने दूसरी मैग्नेट को रखा तो मैं देखता हूँ इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा, जैसे भी रखा है इसको। लेकिन अगर मैं इस सेकंड मैग्नेट को उठा के अगर मैं इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे रख दूँ सपोज करो, तो मैं क्या देखता हूँ, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता ही नहीं है। क्या यहाँ पे मैग्नेट्स की पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे उनको रखना है? अगर ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा या मैक्सिमम रिपल्शन होगा, लेकिन ऐसे रख दो तो कोई इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता। इसका मतलब इस टाइम पे ये मिनिमम इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से, इनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से मिनिमम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। वही बात यहाँ पे होती है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा होगा इन दोनों ही केस में, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा इस सिचुएशन में, और इस वजह से इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो फिर हमने एक और सिचुएशन स्टडी करी कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर थ्रो कर दूं, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो मैंने देखा इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये मुड़ गया, ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और इन दोनों सिचुएशन में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब इस डायग्राम पे आओ वापस, इन दोनों कंपोनेंट्स को देखो, ये वाला कंपोनेंट किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला कंपोनेंट किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस के अलोंग है ना ये कंपोनेंट। तो इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट
मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बताओ। देखो v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अगर चार्ज पार्टिकल v cos थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल v sin थीटा वेलोसिटी से इधर जा रहा होता तो उस पर यह मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगाता। मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करके हमने ये समझा कि इसमें से एक ही कंपोनेंट ऐसा है जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन से वाला? v sin थीटा। अच्छा, ये v sin थीटा जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जितना तेजी से जा रहा होगा, भाई परपेंडिकुलर का तो केस समझ में आ गया, v का क्या रिलेशन है। तो अगर चार्ज पार्टिकल तेजी से मूव कर रहा होगा तो ये v sin थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, v की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो v sin थीटा भी ज़्यादा होगा। अगर तेजी से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसको कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा, t अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब चार्ज की फ्लो रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ज़्यादा करंट से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये भी हमको पता है। तो इसका मतलब v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। v sin थीटा जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। v cos थीटा कंपोनेंट है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तीन चीज़ें मैंने लिखी हुई है, तीनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हो। क्या लिखोगे? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन। जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा k, तो k की वैल्यू कितनी होगी? SI यूनिट्स के अंदर 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बना? f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा। और इससे सारी चीज़ें वो समझा सकते हो जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट से स्टडी करी है या लॉजिकली जो हमने समझी है। कैसे? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, तो अगर v की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है ये? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 या 180, और साइन की वैल्यू 0 और 180 पे क्या होती है? 0 होती है, तो आंसर 0 आएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर थीटा 90 पुट करोगे तो क्या आएगा? साइन 90 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये, और इसकी वजह से फोर्स भी मैक्सिमम आएगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो सारी बातें समझ में आ रही है ना इससे? तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो फॉर्मूले को। क्या लिखोगे? देखो साइन थीटा कब आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है या डॉट प्रोडक्ट के अंदर आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिखेंगे। इसको क्या लिखना है? F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिख सकते हो। भाई V यानी वेलोसिटी और B यानी मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का ही तो एंगल है थीटा यहाँ पे, तो आपको V क्रॉस बी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? V क्रॉस बी। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होगी? भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन डिसाइड होगी v क्रॉस b की डायरेक्शन से। जैसे जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जब आप दो वेक्टर्स का क्या करते हो? क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आती है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उससे, उसकी जो डायरेक्शन है उसको पता करने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे। मतलब जैसे फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है तो हमने बोला फोर्स की डायरेक्शन वही है जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है, लेकिन v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे पता करोगे? तो इसके लिए कौन सा रूल होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। आपने ये पढ़ा हुआ है 11th में, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये वेक्टर a है, सपोज करो ये वेक्टर b है, और आपको इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। आपको a क्रॉस b कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? a क्रॉस b कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे पता करोगे? a क्रॉस b तो पता है सबको, ये होता है a b साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन किधर आएगी? तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि आप फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, इनमें से फर्स्ट वेक्टर कौन है? a। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखो, और फिर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ। जैसे a की डायरेक्शन में पॉइंट करना है और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है अपन को फिंगर्स को। तो जो थंब होगा, राइट हैंड जो थंब होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन बताएगा। जैसे देखो a इधर है और b इधर है, तो मैं a से b की तरफ फिंगर्स को ऐसे ही घुमा सकता हूँ। अगर हाथ को मैं ऐसे रखता हूँ तो फिंगर्स नीचे कर्ल हो रही हैं। अरे किसी की उंगली ऐसे थोड़ी मुड़ती है, नहीं मुड़ती ना,
तो ये ए की तरीके से मुड़ेंगी, ए से बी की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड। इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है कि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो ये जो डायरेक्शन है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो भाई, ए की जो डायरेक्शन है वो इधर है और बी आउटवर्ड है, ए बी की डायरेक्शन इधर है और जो रिजल्टेंट है मतलब वो इधर आउटवर्ड आ रहा है। मतलब जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा। ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये काम की चीज़ है कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम बनेंगे आप देखोगे 3D बनेंगे और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताओ, अब ये चलो मैंने रूल तो आपको बता दिया, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेक करके बताओ इस डायग्राम में कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन सी एक्सिस के अलोंग लगेगा। वी क्रॉस बी करके देखो, वी क्रॉस बी करके देखना है सबको। वी की डायरेक्शन पता है सबको, अरे राइट हैंड है ना सबके पास, यूज करो। वी की डायरेक्शन इधर है, ये वी की डायरेक्शन है क्या, ऐसे यही तो बताई थी। तो वी की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखो और बी यानी बोर्ड वाले प्लेन में बी है, तो बी की डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, बात समझ में आई क्या। एक इसमें स्पेशल केस होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज करो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या तब भी फोर्स की डायरेक्शन सेम आती, नहीं, तब उल्टा आती एकदम। मैग्नीट्यूड फोर्स का यही आता लेकिन डायरेक्शन उल्टा आती। क्यों, क्योंकि जब भी आप वेक्टर फॉर्म में चीज़ों को लिखते हो, वेक्टर फॉर्म में आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो, तो उसमें अगर कोई चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तब तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगेगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आपने लगा दिया तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वी क्रॉस बी से जो डायरेक्शन आ रही है उसके अपोजिट कंसिडर करनी है फिर आपको। मतलब फोर्स लगता माइनस वाई एक्सिस के लोग अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो, या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो। ठीक है, ये बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और आगे वाले टॉपिक को समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट मिलता है अपन को एक, है ना, स्टार्टिंग यहाँ से होती है।